देखिए टेलीग्राम पर आप लोगों को मैंने PYQ शेयर किया है एक प्लेलिस्ट, जहां आप लोगों ने देखा होगा 2020 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पेपर का PYQ। इसकी पूरी PDF भी आप लोगों के पास जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को 2016 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर भेज दिए हैं, लेकिन इसका प्लेलिस्ट नहीं भेजा अभी। ये भी आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा। लेकिन आप 20 से लेकर 25 के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसका क्रम मिलेगा आपको वहाँ पे 1 2 3 4 5, किसी किसी का 6 पार्ट में भी बनाया गया है। इस तरीके से आपको मिलेगा। हालांकि मैंने एक आज मॉर्निंग में एक क्लास मैंने आप लोगों को समझा कर सेंड किया है। अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो जून अभी एक 2025 की बात करता हूँ तो जून में एक पेपर हुआ। ठीक है, 100 क्वेश्चन का। ठीक है, यानी 200 मार्क्स का था। 2024 की बात अगर मैं करता हूँ तो 2024 में 3 बार पेपर हुए थे। ठीक है, एक तो 18 जून को पेपर हुआ था, जो ऑफलाइन था वो कैंसिल हो गया था। इस पेपर को भी मैंने सॉल्व करवाया है। उसके बाद यही 18 जून का पेपर जो कैंसिल हुआ CBT पर हुआ, और ये CBT पर हुआ आप लोगों का 22 अगस्त 2024 को। ठीक है, 2024 को हुआ। इस पेपर को भी मैंने वहाँ पे सॉल्व करवा रखा है। फिर उसके बाद एक पेपर इसी के अंतर्गत आता है 2024 में ही, दिसंबर 2024। परंतु ये दिसंबर 2024, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दिसंबर 2024 देख रहे हैं पेपर, यही पेपर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो है 8 जनवरी 2025 को हुआ था। दिसंबर में नहीं हुआ था, पोस्टपोन्ड हो गया था। वो 8 जनवरी को पेपर हुआ 2025 में, बट उसका नाम लिया जाएगा दिसंबर 2024 का ही। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो 2023 में भी 3 बार पेपर हुआ। 2023 की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ तो 2023 में 3 बार पेपर हुआ। एक बार पेपर हुआ था 14 मार्च को, दूसरा एक पेपर हुआ 20 जून को, तीसरा एक पेपर हुआ इसमें 13 दिसंबर को। ठीक है, तो ये पेपर हुए थे 2023 में 3 बार। इस पेपर को भी मैंने सॉल्व करवा रखा, वहाँ से भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 2022 में, बेसिकली 2022 में एक ही पेपर हुआ था, और वो हुआ था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2022 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2021 में, ठीक है, 2021 में 5 दिसंबर को एक ही पेपर हुआ था उस साल में भी, तो 5 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था। 5 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था। ये भी पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है और आपके पास वहाँ पर है। उसके बाद 2020 में भी एक ही बार पेपर हुआ, और वो हुआ था 2020 में 5 नवंबर 2020 को। ये काफ़ी पोस्टपोन्ड हो रहा था और आते आते 5 नवंबर को हुआ। ठीक है, और वजह आप भली भांति तरीके से जानते हैं। ये जो 5 नवंबर 2020 का पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जून और दिसंबर 2020 में जो होना था, उन दोनों पेपरों को एक ही पेपर में मर्ज कर दिया गया था कि हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, और वजह आपको पता है कोविड-19, इसी वजह से बेसिकली ये मर्ज हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मैं वीडियो के रूप में प्रोवाइड करा रखा हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, ये जो आप देख रहे हैं 8 जनवरी 2025 का, यानी दिसंबर 2024 का, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6, और अभी आपके पास बचा हुआ है यूनिट नंबर 6 बचा हुआ है, यूनिट आपका 7 बचा हुआ है। ठीक है, 6, 7, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 8 बचा है और यूनिट 9 बचा है। ये 4 यूनिट बचे हुए हैं, और आपके पास टोटल जो डेज़ हैं वो 60 डेज़ हैं। ठीक है, तो प्रश्नों पर आप थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों को। ठीक है, बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। बाकी और भी मैं आपको आज तो नहीं, कल मैं आप लोगों को भेज दूंगा वीडियो का प्लेलिस्ट भी और सारे पेपर भी। ठीक है, और कल के बाद यानी परसों
कल तो मैं क्लास लूँगा ही यूनिट नंबर 6 का, और परसों आपका यूनिट नंबर 6 की पूरी PDF पहुँच जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न करते हैं। कॉपी पेन साथ में रखिएगा। हर एक प्रश्न के पीछे मैं तर्क बताता हूँ, उस तर्क को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो सवाल देखिए यहाँ पर 51 से स्टार्ट है। जैसा आप जानते हो कि पहले 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न आते हैं वो पेपर फर्स्ट के होते हैं। बेसिकली रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और DI इत्यादि, इस तरीके से 10 यूनिट्स दिए गए हैं। 5-5 जो है एक यूनिट से सवाल बनाता है। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। 51 से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से शुरू होता है, 150 तक जाता है कुल क्वेश्चंस, और ये सोशल वर्क का पेपर होता है। ठीक है, समाज कार्य के संदर्भ में एक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। अंत में आप मुझे बताइएगा भी कि कितने प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे सही गए हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर कहता है कि सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए, ठीक है, किसने स्कूल ऑफ अलाइड सोशल साइंस ओहियो में प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था? क्या किसी बच्चे को मालूम है ये नाम? ग्रेस कोयल। ग्रेस कोयल। और ग्रेस कोयल सर। ओके, देखिए आपने सही बताया, ग्रेस लॉन्गवेल कोयले इनका पूरा नाम है, ग्रेस लॉन्गवेल कोयले। उन्होंने सन 1925 में नोट करिए, 1923 में, नाम नोट करिए वर्ष के साथ। पहला आप पेपर में इस पहले अपने कॉपी पर सामने फ्रंट पे लिख लीजिए दिसंबर 2024, उसके नीचे डाल दीजिए 8 जनवरी 2025, और क्वेश्चन नंबर डाल के फर्स्ट में ये फैक्ट लिख लीजिए पहले सवाल का कि ग्रेस कोयले ने, इन्होंने ग्रुप वर्क के लिए पहला सशक्त पाठ्यक्रम शुरू किया था सन 1923 में। तो याद रखिएगा प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ, तो आप बताइएगा स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस ओहियो में। ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है चीज़ें, बेनिफिट है। उसके बाद एक और फैक्ट बता देता हूँ ऑक्टेविया हिल के बारे में। आप भली भांति तरीके से जानते हो ऑक्टेविया हिल का नाम फेमस है यूके से, यानी लंदन में। लंदन में गरीब परिवार के लिए इन्होंने, जानते हो, हाउसिंग रिफॉर्म की बात किया है। नोट करिए कॉपी पर, हाउसिंग रिफॉर्म। हाउसिंग रिफॉर्म को बेसिकली हिंदी में आवास सुधार कहा जाता है। और कम्युनिटी वर्क का आरंभ अगर किसी ने किया है लंदन में, कहाँ पे? लंदन में। आवास सुधार और कम्युनिटी वर्क का आरंभ तो ऑक्टेविया हिल है। प्रारंभ नहीं, आरंभ, इसका मतलब है शुरुआती जड़ यही है। ठीक है, आवास सुधार को लेकर और सामुदायिक कार्य को लेकर, यहाँ तक कि इन्होंने आगे इस कार्य को बखूबी ढंग से निभाया और आगे चल के सोशल ग्रुप वर्क का मेथड इन्होंने दे दिया। अब परीक्षा में अगर सवाल पूछता है कि सोशल ग्रुप वर्क का मेथड किसने दिया है, तो आप जवाब भी दे सकते हो। ठीक है, सोशल ग्रुप वर्क का मेथड किसने दिया है, तो आप जवाब भी दे सकते हो यहाँ पर ऑक्टेविया हिल ने दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अग्रदूत हैं, जैसे केस वर्क में जनक माने गए मैरी रिचमंड, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यूके में बहुत ही फेमस पर्सन ऑक्टेविया हिल, ये भी आपका ग्रुप वर्क के संदर्भ को दर्शाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक समूह कार्य की अवधारणा और व्यवहारिक नींव किसने रखी, तो ऑक्टेविया हिल ने। सामाजिक समूह कार्य का औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया, औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ग्रेस कोयले ने। ठीक है, बात करते हैं एक और नाम, ये देखो मेलानी क्लेन का नाम, जानते हैं ये शिष्य हैं, जो MSW वगैरह डीप में पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। मेलानी क्लेन बेसिकली WR बयोन के शिष्य हैं, ये अनुयायी इसको कहते हैं, बेसिकली अनुयायी थे ये। ठीक है, ये शिष्य हैं उनके। मैं आपको बता दूं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की कोई अगर विद्वान है, कोई पर्सन है, तो मेलानी क्लेन है। ठीक है, आप कह सकते हो कि बाल मनोविश्लेषण के प्रवर्तक मेलानी क्लेन का नाम, इन्होंने बच्चों के खेल को मनोविश्लेषण की तकनीकी के रूप में प्रयोग किया था, इसलिए प्ले थेरेपी कहा जाता है। और परीक्षा में अगर प्रश्न बने कि प्ले थेरेपी किसने दिया, तो मेलानी क्लेन का नाम लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और बताता हूँ इनकी खास, सब लोगों ने कहा कि केस वर्क की बात करें अगर हम लोग, या ग्रुप वर्क की बात करें हम लोग, या कम्युनिटी वर्क की बात करें हम लोग, तो सभी लोगों ने बोला है कि यह प्रत्यक्ष प्रणाली है।
ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, इससे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन मेलानी क्लेन एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने ग्रुप वर्क को अप्रत्यक्ष रूप की अवधारणा दिया है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है। ठीक है, क्लेन ने सीधे सामाजिक समूह कार्य को अप्रत्यक्ष रूप में योगदान दिया है या अपनी बातों को स्पष्ट किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। वस्तु संबंध एक सिद्धांत है जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिलेशन थेरेपी कहते हैं। सॉरी, थेरेपी भी बोल सकते हो, थ्योरी भी बोल सकते हो। बेसिकली अब देखो, यूजीसी नेट में अगर यही सवाल पूछ ले कि ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो जिन बच्चों को पता नहीं होगा फिर तो तुक्का मारेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सभी को मारना है। लेकिन अब आप कॉन्फिडेंस के साथ मेलानी क्लेन का नाम मार के आइएगा या लगा के आइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो वहाँ हमने 3 बातें देखा भी। ग्रेस कोयले ने क्या बताया, सामाजिक कार्य के अंतर्गत शिक्षा को लेकर बात किया। सामाजिक सुधार सामुदायिक कार्य में ऑक्टेविया हिल की बात हुई। मनोविश्लेषण और बाल मनोविज्ञान में नाम मेलानी क्लेन का नाम आया। एक नाम और आता है WR बयोन का नाम। देखिए, आप जानते हो ग्रुप डायनेमिक के बारे में कर्ट लेविन का नाम सन 1940 में फील्ड एक थ्योरी है जो बेसिकली कर्ट लेविन ने प्रस्तुत किया था। मैं एक बात यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि WR बयान के साथ साथ विल्फ्रेड बयान, एक ये दोनों मित्र हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर सामाजिक समूह कार्य के विशेष रूप से, ठीक है, दोनों ने मिलकर सामाजिक समूह कार्य में यानी ग्रुप वर्क में विशेष रूप से समूह गतिकी और ग्रुप थेरेपी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविश्लेषक के रूप में जाने गए थे। WR बयोन के मित्र आप डाल सकते हैं विल्फ्रेड बयान का भी नाम, या बयोन भी उनको भी कह सकते हो। ठीक है, तो सन 1940 के दशक में ही बेसिकली ये नाम था। ऐसा नहीं कि कर्ट लेविन अलग पैटर्न था, इनका अलग पैटर्न था, मिलता जुलता चीज़ें थी उससे। लेकिन हाँ, यह है कि ग्रुप डायनेमिक के पैटर्न में नाम और फील्ड वर्क की थ्योरी में नाम कर्ट लेविन का ही नाम आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इन केस यदि कर्ट लेविन का नाम ना आए तो WR बयान का नाम ज़रूर याद रखिएगा। और मैं चाहूँगा कि अपनी कॉपी पर अगर स्क्रीन पर सामने है तो वो नाम लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, उसके बाद इनका एक और बेसिक वो इंफॉर्मेशंस है। जैसे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने मूल मान्यता का सिद्धांत दिया है। कॉपी पर नोट कर लीजिए, मूल मान्यता का सिद्धांत। और मूल मान्यता 3 प्रकार की होती है, इन्होंने बताया है। मूल मान्यता कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला, डिपेंडेंसी, मतलब जो ग्रुप में नेता होते हैं उस पर अत्यधिक निर्भर हो जाना, उसको दर्शाया गया था एक प्रकार से। अगर हम बात करें तो डिपेंडेंसी से दर्शाया गया था, है ना। नेता सब कुछ करेगा भावनाओं के साथ, इस तरीके से करता है, ऐसी बात इन्होंने बताया था इसमें बयान ने। दूसरा एक इन्होंने और पॉइंट दिया था। दूसरा पॉइंट में अगर बात करते हैं तो वो नाम था फाइट और फ्लाइट। नोट कर लीजिए, फाइट एंड फ्लाइट, 3 इन्होंने बेसिकली क्या बताए हैं, अवचेतन व्यवहार के पैटर्न। इसको मूल मान्यता के सिद्धांत को ही इन्होंने अवचेतन व्यवहार का पैटर्न बोला है। और अवचेतन व्यवहार का पैटर्न किसने दिया है? तो WR बयोन ने दिया है। और अवचेतन व्यवहार के पैटर्न को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? तो बयोन ने बांटा है। पहला था डिपेंडेंसी, दूसरा था फाइट एंड फ्लाइट, और तीसरा है पेयरिंग। ठीक है, ये 3 तरीके की बातें आप यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बयान बेसिकली मेलानी क्लेन के। सर तीसरा क्या बोले आप? पेयरिंग, जोड़ा, पेयरिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा पेन आज चल नहीं रही है और इसका समस्या का समाधान कल परसों में हो जाएगा, है ना। तो वरना मैं लिख देता आपकी स्क्रीन पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। फिर तो देखो, आगे कहता है अवरोही क्रम, है ना। क्या कहता है सवाल में? अवरोही क्रम बताया गया है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर का। और जब हम बात करते हैं
अवरोही क्रम की, तो उसका अर्थ होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिएगा, विश्व एड्स दिवस के बारे में। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिए कॉपी पर, ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं ये, अच्छा आज वर्तमान में अगर मैं बात करूँ 1 दिसंबर 2025 के लेकर थीम्स जो बनाया गया है, गोल एक प्रकार का वो बनाया गया है, ओवरकमिंग डिस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, ये थीम बनाई गई है। हालांकि थीम से सवाल नहीं पूछे जाएंगे इसमें, केवल थीम अगर आता है तो सोशल वर्क का आता है बस, बाकी उससे नहीं आता है। बट ये थीम चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि ओवरकमिंग डिस्क्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21, बताइए, 21 सितंबर को। सितंबर। 21 सितंबर को। मैं आपको बता दूं, एक्ट नाउ फॉर द पीसफुल वर्ल्ड, ये थीम रखी गई थी 2025 में, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आप भली भांति तरीके से सभी बच्चों को पता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, यानी बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रही थीम, है ना। तो ये सभी बच्चों को मालूम होगा थीम से के बारे में इसके, ठीक है, कि 5 जून को है। और उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग, तो वर्ल्ड हेल्थ डे को लेकर बात करेंगे, है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को। अच्छा, WHO की जो स्थापना हुई थी वो बेसिकली 7 अप्रैल सन 1948 में हुआ था, और इसीलिए बेसिकली 7 अप्रैल को ही विश्व दिवस के एक डे रख दिया गया कि हेल्थ डे मनाया जाएगा उस दिन, ठीक है। और इसकी थीम भी रखी गई, हेल्थिंग बीइंग होपफुल फ्यूचर, ये थीम थी 2025 की। और विश्व समाज कार्य दिवस 18 मार्च, कहीं कहीं पर लिखा आता है, कहीं कहीं मार्च का तीसरा रविवार लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, फिर दो, मंगलवार की हाँ, रविवार। मंगलवार मार्च का तीसरा मंगलवार आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसके अलावा आप 18 मार्च का डेट भी याद रख सकते हो। वर्तमान में जो इसकी थीम रखी गई थी अगर मैं बात करूं, तो अस्थाई कल्याण के लिए बेसिकली एक अंतर पीढ़ीगत एकजुटता को मजबूत करना था, है ना। अस्थाई कल्याण के लिए अंतर पीढ़ीगत जो था उसको एकजुटता पर बेसिकली इसका थीम रखी गई थी। और मैं बता दूं इस क्वेश्चन नंबर 52 का सही विकल्प के रूप में, तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे 4th वाला विकल्प आपका सही मैच होगा, ठीक है। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अच्छे से सुना है और नोट किया है हर एक छोटी छोटी चीज़ें, तो तय है कि आप एक प्रश्न तो करके आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हमेशा बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन को लेकर, है ना। हमारे सामने ये सवाल है और आप भली भांति तरीके से इस प्रश्न से भी रूबरू होंगे। कहता है कि वृद्ध लोगों की संस्थागत या करण से डैश हो सकता है ना। अब हमारे सामने एक ऐसा शब्द लिखा हुआ है और शब्द है छतांकन शब्द। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत शुद्ध हिंदी यूजीसी यूज करता है, पेपर यूजीसी बनाता है, ठीक है। आपको बता दूं, छंतांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, अर्थ असेसमेंट का होता है। कहने का भाव किसी वस्तु, व्यक्ति, कार्य, नीति या कार्यक्रम के मूल्य या प्रभाव या उपयोगिता या सफलता का निर्णयात्मक विश्लेषण करते हो तो उसी को छतांकन बोला जाता है। किसी कार्य या कार्यक्रम की प्रभावशीलता देखने की बात करते हो, उसकी गुणवत्ता देखने की बात करते हो, तो उसी को बोला जाता है ये, ठीक है। तो ये जानना है कि कार्यक्रम और कार्य अपने उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर रहा है, ये देखा जाता है इसमें। अब सवाल ये है कि वृद्ध लोगों की संस्थागत करण से क्या हो सकता है, ये है आपके सामने सवाल। प्लीज जवाब दीजिए, क्या ऑप्शन बनना चाहिए? सर ACD। ACD,
चलिए अच्छा, देखो बिल्कुल यहाँ अगर मैं कहूँ कि वृद्ध लोगों के लिए संस्थाकरण की बात हो रही तो संस्था मूल्यांकन करता है, ये बात सही है, यानी ए वाले को आपने रख लिया, ये 100% सही बात है। बात अगर हम करते हैं कि सर्वोत्तम कल्याणकारी देखभाल को लेकर, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे, क्योंकि ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है यूजीसी नेट ने। अभी मैं बताऊंगा कैसे ध्यान देना इसको। बात करते हैं सी वाले को कि स्वतंत्रता और गरिमा की हानि को लेकर, स्वतंत्रता और गरिमा की हानि को लेकर बात की गई है। देखो, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डिग्निटी कहने का भाव है क्योंकि संस्थागत वातावरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है, वही बात कही गई है कि स्वतंत्रता और गरिमा की तब हानि हो जाती है क्योंकि सीमित रखा गया। अभी ऐसे थोड़ी ना कि आप सोशल वर्कर हो, आप किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर सकते हो। भाई कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं, आचार संहिता बनाई गई है, नियम बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत रहकर आपको काम करना है। वृद्ध लोगों के साथ आप काम भी कर रहे हो, संस्था के माध्यम से कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपको बनाए रखना है सब कुछ, सम्मान, बिहेवियर अपना, है ना, क्योंकि वातावरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब सीमित हो जाती है उस प्रक्रिया में, तो उसका नाम दिया, ये पॉजिटिव शब्द है एक प्रकार का। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आप सही मानिए। डी कहता है स्वायत्तता की कमी। स्वायत्तता की कमी का मतलब यहाँ पर देखिए ऑटोनॉमी होता है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। सही है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्र नियंत्रण बेसिकली कम हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी बेसिकली कमी दर्शाता है क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता। अच्छा, बात हो रही है वृद्ध लोगों में, अगर यहाँ पे युवा लिखा होता तो फिर तो ये गलत हो जाता ऑप्शन स्वायत्तता की कमी वाला। अब देखो यूजीसी नेट ने किस तरीके से सवाल को सोचा और फिर बनाया। बच्चों ने यही सोचा होगा कि स्वायत्तता की कमी तो कहाँ हो सकती भाई, एलिमिनेट कर देते हैं इसको। नहीं, ये स्वायत्तता की कमी का मतलब होता है कि निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्र नियंत्रण कम करना, और ये प्रक्रिया वृद्ध लोगों में देखने को मिलेगी। कहाँ किशोरों में मिलेगी, किशोर हैं, युवा हैं, ठीक है, तो उनमें बेसिकली क्या होती है, कहीं ना कहीं निर्णय लेने और डिसीजन देने वाली प्रक्रिया में उनसे खुद सामाजिक कार्यकर्ता राय लेता है या उनसे बातचीत करता है। राय ना लेकर कहो तो बातचीत करना, है ना, उनको बता के करना, ऐसे बोलो तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होती है, तो यहाँ पर आप डी को भी रख लीजिए। फिर कहता है वृद्ध लोगों का सशक्तिकरण करना। देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यूजीसी नेट ने, ये तो पॉजिटिव शब्द है, लेकिन यूजीसी ने प्रश्न बनाया और इसको बेसिकली एलिमिनेट किया है। ध्यान सुनो, ये ना सकारात्मक परिणाम है, वृद्ध लोगों का सशक्तिकरण करना सकारात्मक परिणाम है, जबकि संस्थागतकरण अक्सर विपरीत प्रभाव डालता है। वो विपरीत प्रभाव मतलब एक नियम बनाया गया है भाई, काम करने के तरीके बनाए गए हैं और वो तरीके संस्थागतकरण के माध्यम से हो रहे हैं। अच्छा, अगर यही कार्य बेसिकली संस्थागत ना होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता करता, सोशल वर्कर करता उसके साथ, हालांकि संस्था के माध्यम से भी सोशल वर्कर ही कर रहा है परंतु किसी के थ्रू कर रहा है वो, और डायरेक्ट अगर सामाजिक कार्यकर्ता करता केस वर्क माध्यम से, तो ये शब्द पॉजिटिव माना जाता, परंतु संस्थागतकरण लिख देने की वजह से ये ई वाले पॉइंट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात। और बी वाले पॉइंट देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ बी वाले पॉइंट को, कि बेस्ट वेलफेयर कोर की बात संभव है, लेकिन सामान्यतः संस्थागतकरण से नकारात्मक प्रभाव अधिक जुड़ जाते हैं इससे सर्वोत्तम कल्याणकारी देखभाल की प्रक्रिया में। भाई तुम्हारी जान पहचान का मिल गया तो उसके लिए नहीं होता, जिसे हॉस्पिटल हो गया और भी जगह पे हो गया, कोई जान पहचान का मिल गया तो जिनका जो काम होना था सामान्य व्यक्ति के साथ 10 दिन में 7 दिन में, उनका काम 2 दिन में हो जाता है। तो संस्थागतकरण कहता भाई ये तो बेसिकली नेगेटिव परपिच माना जा सकता, परिणाम जो है माना जा सकता है सर्वोत्तम कल्याणकारी देखभाल करने। और यहाँ शब्द पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है सर्वोत्तम, जैसे नहीं आप पढ़ते हो एडजेक्टिव वगैरह पढ़ते हो, बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट करके पढ़ते हो, है ना, जैसे आपने पढ़ा भी होगा सुपरलेटिव डिग्री, है ना, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो ये जो सर्वोत्तम शब्द लिख रहा है इस पर काफ़ी ज़्यादा बल दे रहा है, और बल देने का मतलब ये है कि भाई पर्टिकुलर हम उस पर विशेष बल दे रहे हैं। अब ऐसा कोई काम नहीं करता संस्था, कोई भी काम नहीं करता पर्टिकुलर। अब ये अलग की बात है कि लोग अपना वहाँ पे सोर्स पानी वगैरह लगा के अपना काम को आगे बढ़ाते हैं, बट ये अलग पैटर्न है। लेकिन हमें देखना है एक किताबी लैंग्वेज में, एक यूजीसी नेट के आधार पे वो पूछना क्या चाहता है वृद्ध लोगों के संदर्भ में,
तो ये सर्वोत्तम कह देने से ये गलत पॉइंट बन जाएगा आपका बी वाला। और वृद्ध लोगों के सशक्तिकरण में यहाँ पे संस्थागत करण लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे पॉइंट आपके सही हैं। तो ए सी डी किसी बच्चे ने जवाब दिया था और वही जवाब आपका सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस सवाल में कोई कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं अगले सवाल की तरफ चलूंगा। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में? अगर बोलोगे तभी तीव्र गति से मैं करा पाऊंगा। नहीं सर क्लियर है। चलो फिर ठीक है, क्लियर है सर। अगले सवाल की तरफ अगर मैं रुक करता हूं तो अगला सवाल हमारे सामने आता है कि निधि जुटाने में किसी संस्था की शक्ति क्या होती है। देखो, अब ये बड़ा आसान सवाल है, मैं पहले आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं, आप एक बार करिए, मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे सही जवाब देंगे इसके। बट सर दूसरा होगा। देख के जवाब नहीं देना है। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं दूसरा होगा। चलो देखो, फंड रेजिंग में किसी संस्था की शक्ति क्या होती है। अभी अभी मैंने लगभग, मुझे याद है, फंड रेजिंग को लेकर मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ा रहा था तो उसमें पढ़ाया था फंड रेजिंग। पहला ऑप्शन कहता है कि नगद धनराशि पर अधिक बल देना। नगद का मतलब होता है कैश पर अधिक बल देना, फंड रेजिंग। ठीक है, ये कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट रखा गया है। ठीक है, ठीक है, ये रखा गया कंफ्यूज करने के लिए कि आपको भाई कैश देने पर अधिक बल देता, ऑनलाइन नहीं होगा। अरे फंड रेजिंग हो रही भाई, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट कहता है संस्था के कार्यक्रमों, अच्छा ये तो आपका ऑप्शन सही जाएगा भाई। तीसरा देख लेते हैं पहले, उचित जन संपर्क का अभाव। ये तीसरा पॉइंट, ये एक प्रकार से ना वीकनेस है। उचित जन संपर्क का अगर अभाव है तो ये फंड रेजिंग की एक प्रकार से लिमिटेशंस हैं या उसका वीकनेस पॉइंट है, और वीकनेस पॉइंट नहीं करता ये जवाब। तो आप समझिए, फंड जुटाने के लिए किस संस्था की शक्ति, मतलब किसी संस्था की शक्ति क्या हो सकती है, तो वीकनेस पावर थोड़ी बन सकती है किसी की। अब ज़्यादा से लोग अगर जुड़ेंगे नहीं, उनका मतलब अभाव है, लक है या एक प्रकार से कमी है, तो सिंपल बात है भाई, ये चीज़ें वहाँ पे बनेंगी ही नहीं बनेंगी, है ना। फिर कहता है नए संसाधनों की जुटाने की कमी, ये भी एक प्रकार की वीकनेस है, यानी ये भी नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ संस्था के कार्यकलापों के लिए अभिप्रेरित और समर्पित स्टाफ, मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वास्तविक एक पावर है, एक रियल शक्ति है ये, क्योंकि यदि स्टाफ प्रेरित, प्रशिक्षित और समर्पित हो, है ना, यदि एक सामाजिक कार्यकर्ता या आप प्रेरित हो, प्रशिक्षित हो, समर्पित हैं, तो संस्था प्रभावी रूप से जो दाताएं आते हैं या जो क्लाइंट आते हैं, जो समुदाय होता है, जो एजेंसियां होती हैं, उनसे संसाधन आसानी से जुटा पाएगा। और यही इसकी पावर है, यही इसकी शक्ति है। सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड करेक्ट जवाब है ना। तो देखो, यह सवाल अगर आपको मैं, जिसे कुछ बच्चे तो बेसिकली बता दिए कि सेकंड ऑप्शन है, कुछ बच्चे बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यही सवाल देख लो, सवाल करने के तरीके बता रहा हूं, केवल तरीका समझो कि इनकेस परीक्षा में सवाल आएगा तो कैसे करोगे आप, बात को समझो। केवल आपको करना क्या है, पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है, आपको स्क्रीन पर देखना है और बोलना है वहाँ पे आपको मन में कि सामुदायिक क्रिया को परिभाषित किया जा सकता है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो ये सवाल आप बहुत ही इससे दूर दूर तक, इससे कोई संबंध नहीं है, या ऐसा सवाल आ गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पे इसका क्या जवाब होगा, आप इसको किस तरीके से देंगे, तो सबसे पहले आपको यही बात करना है कि सामुदायिक क्रिया को हमें परिभाषित करना है। अब देखो, मेरी बात को समझना, पहला ऑप्शन कहता है प्राधिकार के साथ संघर्षरत सामुदायिक समूहों के साथ कार्य करना। अच्छा, ये तो सही विकल्प है। पहले मैं आपको और भी ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, सुव्यवस्थित रीति से अनेक गतिविधियां शुरू की जाती हैं। अब सवाल है कम्युनिटी एक्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है कि सुव्यवस्थित रीति से अनेक गतिविधियां शुरू करनी चाहिए, और ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की एक, क्या जानते हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेषता है।
सुनो कैसे। एक्शन का मतलब होता है एक्टिविटी का संचालन होना, एक्टिविटी का संचालन होना। लेकिन सुव्यवस्थित रीति से अनेक गतिविधियां शुरू होती हैं, अनेक गतिविधियां शुरू होती हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। सुव्यवस्थित रीति से बहुत सारी, जैसे एक एक कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को सुव्यवस्थित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आप उनके साथ एक्टिविटी करके उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हो। यही बात ऑप्शन नंबर सेकंड में कही गई है। तो ये विशेषता लिखा हुआ, भाई मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की। कम्युनिटी एक्शन नहीं, कम्युनिटी एक्शन अलग है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब देखो तीसरे वाले में कि लोगों के द्वारा एक प्रकार की गतिविधि का अभ्यास किया जाता है। लोगों द्वारा बेसिकली एक प्रकार की गतिविधि का अभ्यास किया जाता है। यह बहुत ही सामान्य कथन है, क्रिया का अर्थ परंतु नहीं बता रहा है। कह रहा है क्या कि लोगों द्वारा एक प्रकार की गतिविधि का अभ्यास किया जाता है। एक्शन नहीं कर रहा है, वहां पे प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। एक्शन क्या होता है, जैसे मैं जैसे अब यूजीसी नेट का पेपर एग्ज़ाम आने वाला है, 31 से लेकर 7 जनवरी के बीच में है ना। तो आप सोचो, अब हमारे मन में क्या है, संघर्ष चल रहा है कि हम पेपर फर्स्ट पढ़े, पेपर सेकंड पढ़े, कौन सा पेपर पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, या हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से अपने अंदर तर्क वितर्क कर रहे हैं, या हम एक्शन कर रहे हैं। किसको लेकर? रिस्पॉन्स को लेकर, क्योंकि आगे आने वाला है कुछ चीज़ें। लेकिन लोगों के द्वारा एक प्रकार की जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी पर आप क्या काम कर रहे हो, बेसिकली अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपकी क्रिया हो ही नहीं सकती। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो सेकंड वाला विकल्प है, थर्ड वाला और सेकंड वाला, दोनों को आप एलिमिनेट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4 समझिए, किसी संगठन या संस्था की छवि को सुधारना। पब्लिक रिलेशन कह लीजिए, ये किसी संगठन या संस्था की जो छवि होती है उसको सुधारने की बात कर रहे हैं आप। तो ये पब्लिक रिलेशन से संबंधित है, ना कि कोई सामुदायिक क्रिया से है। किसी संगठन या संस्था की अगर आप छवि को सुधारना चाहते हैं, कम्युनिटी एक्शन नहीं है ये बेसिकली एक पब्लिक रिलेशन है। किसी संगठन और इंस्टीट्यूट की जो छवि है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्राधिकरण के साथ संघर्षरत, ठीक है, सामुदायिक समूहों के साथ कार्य करना। देखो, सामुदायिक क्रिया वो प्रक्रिया है जिनमें समुदाय अपने अधिकार, समझो बात को, समुदाय अपने अधिकार, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। अक्सर सत्ता संरचनाओं से संवाद भी करता है, बातचीत भी करता है, और संघर्ष के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास भी करता है। तो कहने का भाव बहुत ही आसान है कि सामुदायिक क्रिया का उद्देश्य केवल ये है कि समुदाय को सशक्त बनाना है, ताकि वे अन्याय असमानता के विरुद्ध सामूहिक रूप से आवाज उठा सके, वो आवाज उठा सके। तो प्रशासन हो या सत्ता हो या शक्ति हो या संरचना से संघर्ष का तत्व बेसिकली शामिल होता है। यहाँ केवल एक ऐसा शब्द डाला गया है, संघर्ष शब्द, और यही शब्द डिफाइन करता है आपको क्रिया को, एक्शन को। बाकी दूसरा वाला सुव्यवस्थित रीति से अनेक गतिविधियां शुरू होती हैं, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता है। और यहाँ पे लोगों द्वारा एक प्रकार की गतिविधियों का अभ्यास किया जाता है, तो इसका एक प्रकार की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट है, सामान्य सा कथन है, कोई एक्शन नहीं है। और ये किसी संगठन या संस्था की छवि सुधारना चाहते हो तो यहाँ बेसिकली जब होगा तो वो जनसंपर्क के माध्यम से होगा, ना कि कोई क्रिया के माध्यम से होगा, किसी संस्था और संगठन को, है ना। तो ये चीज़ें, ये सिंपल बातें हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और 4 वाला यहाँ पर हो जाता है आपका फिर गलत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम प्रख्यापन के क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। अब देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अधिनियम कब आया है। अगर आपको डेट मालूम है तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे।
जैसे मैं कहूँ असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा एक अधिनियम है और इस अधिनियम को लाया गया था, आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे, है ना, 2008 में। कब लाया गया था? असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा संगठन कब लाया गया था? बताइए। 2008 में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम कब लाया गया था? 1961। 61। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम कब लाया गया था? 1923 में, ठीक है। उपादान संदाय अधिनियम कब लाया गया था, जिसको आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बोलते हो, 1972। और भारतीय कंपनी अधिनियम सभी को पता होगा, 2013, ठीक है। तो ये था, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को भी आप समझ के चलिए सभी लोग, ठीक है। क्लियर है ना? बताइए। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, अगर चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को। अच्छा, ऑप्शन एक बार मिलाइए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्रम लगाना है आपको ना, प्लीज़ एक बार क्रम लगाइए, कौन सा विकल्प आ रहा है यहाँ पे? CBDAE, CBDAE सेकंड विकल्प ना? जी सर, सेकंड। हाँ, सेकंड विकल्प आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिखते हैं। केस अध्ययन में प्राथमिक स्रोत बताना है आपको। देखो ये भी हम लोगों ने भी जल्दी किया है इस सवाल को, है कि नहीं? तो प्लीज़ एक बार बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। भी हम लोगों ने हाल ही में इसको कंप्लीट किया। खुले प्रश्न पहला, साक्षात्कार। खुले प्रश्न साक्षात्कार। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि केस अध्ययन के प्राथमिक से आंकड़ों का संचयन हेतु उपयुक्त कौन सा है? तो खुले प्रश्न जहाँ पर लिखा हुआ है साक्षात्कार, यानी केस अध्ययन में प्रत्यक्ष और गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू सबसे उपयुक्त और प्राथमिक साधन माना जाता है। बिल्कुल, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी इसी को कहा जाता है, जहां उत्तरदाता अपने अनुभव, भावना और दृष्टिकोण विस्तार से बताने का उसको अवसर मिलता है। बात सही है। परंतु अगर मैं समाचार पत्र की बात करता हूँ, ये द्वितीयक स्रोत है, सेकेंडरी सोर्सेज है। और अगर मैं व्यक्तिगत डायरी की बात करता हूँ तो ये व्यक्ति का व्यक्तिगत रिकॉर्ड है, सामान्यतः बेसिकली ये द्वितीयक स्रोत माना जाता है। और अगर मैं पुस्तकें की बात करता हूँ तो ये भी एक प्रकार के द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो सही ऑप्शन आपने जो बताया मुझे अभी अभी, पहला विकल्प आपका सही होगा इस प्रश्न का। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। वृद्ध लोगों का समूह बनाना। अब ध्यान सुनिएगा, सवाल को बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। वृद्ध लोगों का, ठीक है, समूह बनाना है, बात को सुनिएगा, और तुलनात्मक रूप से सरल है क्योंकि वृद्ध लोग, अब आपको पढ़ने हैं इसमें, क्योंकि वृद्ध लोग इसमें क्या क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। प्लीज पहला ऑप्शन या पहला पॉइंट समझिए या कूट समझिए इसको, कि कहा गया कि सामूहिक कार्यकलापों में सम्मिलित होने के लिए अर्थपूर्ण ढंग से उत्सुक होते हैं। पहला पॉइंट लिखा गया है। बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि समूह, देखो यहाँ पे वृद्ध लोगों का समूह बनाना तुलनात्मक रूप से सरल है, क्योंकि वृद्ध लोग बेसिकली जितने भी ग्रुपिंग एक्टिविटी होती है उसमें शामिल होते हैं और अर्थपूर्ण ढंग से उत्सुक भी होते हैं वो लोग। तो ये पॉइंट सही है, ये अपने आप को भी सोच सकते हो या अपने घर में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रख के ऐसे प्रश्न को सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सामूहिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होने से उन्हें हेतु की समझ प्रदान करता है। देखो, सामूहिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होने से उन्हें हेतु की
समझ प्रदान करता है। सही है, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी में उन्हें जीवन के उद्देश्य यानी सेंस ऑफ पर्पस देता है। ये उनको बेसिकली उनके जीवन का उद्देश्य मिलता है इस पॉइंट से, इसलिए ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सी पॉइंट, कहता अन्य लोगों से मिलने के लिए वो स्थान तलाश करते हैं, उनके पास अधिक समय, अन्य लोगों से मिलने के लिए स्थान तलाश करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में सामाजिक अलगाव बढ़ता है, इसलिए वे मिलने जुलने का अवसर खोजते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पॉइंट सी वाला भी सही होगा। फिर क्यों, बात समझ में आ रही है ना? बताइए। और अगर मैं बात करता हूँ डी पर कि उनके पास अधिक समय होता है और उपलब्ध होते हैं। अच्छा भाई, वृद्ध व्यक्ति है, उनके पास अधिक समय होता है, उपलब्ध होते हैं, सही बात है। सेवानिवृत्त के बाद यानी 60 साल के बाद उनके पास समय की उपलब्धता अधिक होती है, समय ही समय उनके पास होता है। अगर कोई दिमाग में आ रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति, तो आप उनको सोच सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट कहता है कि सामाजिक संबंधों में महारथ और अनुभवी होते हैं। सामाजिक संबंध में महारथ और अनुभवी होते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा, हाँ, बल्कि ये कहो कि ये पॉइंट आंशिक रूप से सही है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये पॉइंट आंशिक रूप से सही है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है जहाँ उपर्युक्त सभी लिखा गया है, यानी ए बी सी डी ई। तो चारों विकल्प से बेहतर तो नहीं है लास्ट वाला, थोड़ा सा सही भी है। और मतलब मैं थोड़ा कहने का भाव यह है कि आंशिक रूप से, मतलब आंशिक रूप से इसलिए सही बता रहा हूं क्योंकि समूह गठन के कारण, बल्कि यहाँ पर उनकी व्यक्तिगत गुणें होती हैं, उनकी व्यक्तिगत चीजें होती हैं। सामाजिक संबंध को कैसे समझ सकते हैं? वो अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं। वो तो जो चीज़ें वो जानते हैं उस आधार पे कर सकते हैं। अगर कहीं पर मान लो डी के बजाय अगर ई भी लिखा होता, जैसे ऑप्शन नंबर 3 को देखो, ऑप्शन नंबर 3 कहा है कि ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी, और वहीं एक और विकल्प है सेकंड वाला बी सी डी, यानी ए को हटा दिया है इसने। तो अब ए वाले को ले लीजिए कि अर्थपूर्ण ढंग से वो उत्सुक होते हैं, तो ए वाला डी की ई की अपेक्षा बेहतर है, तो इसलिए ए को चुनिए, ना कि आप ई को चुनिए। मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ये भी यूजीसी नेट ने कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाया गया था अवधारणा के संदर्भ में। केवल बात अगर समझ पाएंगे एक प्रश्न के आधार पे, तो आप सवाल इससे कर पाएंगे। इस बार जो परीक्षा होने वाली है 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में ना, कुछ इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले बात को समझो, प्रश्न को समझो, फिर उसकी मीनिंग जानने का प्रयास करो। जब तक मीनिंग पता नहीं होगा आप सवाल नहीं कर पाएंगे। एक और सवाल देखिए। अब ये सवाल तो बेसिकली फैक्ट पर बेस्ड है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं दर्शाई गई हैं। जैसे FCRA 2010 की बात करता हूँ, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। विदेश, इसका चौथा होगा, नहीं तीसरा होगा। बिल्कुल 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 तीसरा होगा। विदेशी जो निधियाँ होती हैं, निधि का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया फंड को लेकर, है ना, और भूलना भी नहीं क्योंकि यही शब्द यूजीसी नेट बार बार यूज़ करता है ना, ऐसा नहीं कि ये पहली बार यूज़ हो रहा है। FCRA शब्द यूज़ करेगा और साथ ही साथ निधि शब्द भी यूज़ करेगा, फंड तुरंत समझना उससे। तो विदेशी जो फंड है उसको प्राप्त करता है ये बेसिकली, ठीक है। इसको FCRA का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट है 2010। इसको हिंदी में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहते हैं, जो 1 मई 2011 से प्रभावी हुआ था, बट ये 2010 में आया था। पहले इसका नाम बेसिकली देखो 1976 की अगर हम बात करते हैं, 1976 में भी FCRA यही था, ठीक है, पहले भी नाम इसका यही था। इसमें संशोधन हुआ 2020 में, ठीक है, FCRA में, तो उसको अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है एक प्रकार से। तो विदेशी अंशदान, विदेशी जो स्प्लिट क्या बोलते विदेशी आतिथ्य का उपयोग करना और भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक हित सद्भावना के विरुद्ध ना कार्य करवाना, इस तरीके की चीज़ें
जहाँ बेसिकली निगरानी करता है एनजीओ का, ट्रस्ट का, सोसाइटी का, व्यक्ति का, संस्था का, है ना, और उनके द्वारा प्राप्त जो भी विदेशी धनराशि होता है उसका उपयोग करना शिक्षा में, धार्मिक में, सांस्कृतिक उद्देश्यों में, उन जगहों पर बेसिकली चीज़ें दर्शाता है। और इसका उपयोग बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब पारदर्शिता होती है ना, अकाउंटेबिलिटी को लाना यानी उत्तरदायित्व को लाना, इस तरीके की क्रियाएं बेसिकली दर्शाई गई हैं इसमें। और अगर मान लीजिए आपने एफसीआरए के अकॉर्डिंग आपने रजिस्ट्रेशन अपनी एनजीओ वगैरह करवाया है तो 5 साल तक रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद नवीनीकरण किया जाता है, रिन्यूअल किया जाता है उसको, है ना। एक अलग बेसिकली क्या होता है, इसका खाता खुलता है विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए। आप एसबीआई से खुलवाएंगे न्यू दिल्ली में, मेन ब्रांच में बेसिकली इसका एक खाता खुलवाना पड़ेगा, तभी वो विदेशों से पैसे आएंगे आपके पास, है ना। ये चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई भी कानून का इसके या किसी भी क्रिया का उल्लंघन करेंगे तो तुरंत लाइसेंस रद्द कर देता है एफसीआरए। एक बार सवाल बनाया गया, मैं दिखाऊंगा, आएगा आपको आगे मिलेगा इसी पेपर में, है ना, इससे सवाल मिलेंगे एक और। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगले पॉइंट की तरफ, तो देखिए धारा 12A के अंतर्गत बताया गया है, एक आईटी अधिनियम है और ये अधिनियम आया था सन 1961 में, है ना। और यह अधिनियम मैच करता है आपको टैक्स से, यानी आप टैक्स कह सकते हो, कर में छूट की स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। बता दूं मैं आपको कि 12A की एक धारा है, ये बताती क्या है, ये कहती है कि कोई अगर ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, कोई संस्था है, तो उसको ना इनकम टैक्स में क्या मिलेगा, छूट मिलेगी। तो आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है पंजीकरण करवाना आवश्यक है। और यही प्रक्रिया की जो धारा दर्शाती है वो 12AA को दर्शाती है या उसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अब अगर परीक्षा में पूछेगा पंजीकरण की आवश्यकता को लेकर, ये जो पॉइंट लिखा गया है पंजीकरण की आवश्यकता वाला, वो किसी संस्था को बेसिकली चैरिटी या धार्मिक कार्य कराती है और आयकर या इनकम टैक्स में छूट भी देती है और पंजीकरण कराना भी अनिवार्य मानती है। तो टैक्स वगैरह में छूट या पंजीकरण कराने में चीज़ें वो आती है धारा 12 के AA में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी था, ठीक है। इनकम टैक्स बोलते आईटी को बोला जाता है। फिर धारा एक 80 है। धारा 80 का मतलब आप भलीभांति तरीके से जानते भी होंगे, और वही प्रक्रिया यहाँ तो धारा 12AA की बात कही गई थी, यहाँ धारा 80 की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा तो आपका आता है क्या, लोक दानदाता। हाँ, लोक सेवक, ठीक है। लोक नहीं सर, दान। सॉरी क्या कह रहे हो आप, 80C के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ 80C के अंतर्गत, तो वो आता है इनकम टैक्स में क्या, व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों को उनके, है ना, उनके निवेशों को बचत पर आयकर या इनकम टैक्स में छूट प्रदान करता है ना। ये क्या करता है, छूट प्रदान करता है। मैं आपको बता दूं कि 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकता है यदि आप मान्य निवेश साधनों में निवेश करते हैं तो, ऐसी परिस्थिति में। तो यहाँ पर लोक सेवक द्वारा MOHA की अपनी परिसंपत्ति जो है घोषित करना, इसका मतलब जानते हो क्या है, परिसंपत्तियों को क्या कर रहा है, वो घोषित कर रहा है। देखो एक तो यहाँ पर बीमा के संदर्भ में, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर, पेंशन योजनाओं के निवेश को लेकर, ठीक है। अच्छा 80C के अंतर्गत कई पार्ट आते हैं, इसके अंतर्गत कई पार्ट दर्शाए गए हैं। उसी में एक पार्ट है सिविल सेवा भ्रष्टाचार निरोधक कानून, है ना, ये भी शामिल किया गया कि भारत में प्रत्येक लोक सेवक को अपने चल और अचल संपत्तियों की घोषणा करना अनिवार्य है। ये बात बताई गई है 80 के सी में, यहाँ पर दिया गया है 80 के सी, ठीक है। उसके बाद धारा 44 है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है जो 2013 को दर्शाता है ना, 13 को दर्शाता है। इसमें क्या क्या बातें आई हैं, सिंपल है, बचा एक ही ऑप्शन है, लगा सकते हो। क्या होना चाहिए इसमें, इसमें होना क्या चाहिए, दानदाताओं के कर में कटौती, है ना।
लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच, है ना, और कार्यवाही के लिए एक स्वतंत्र संस्थान की स्थापना करना, है ना। तो धारा 44 के अंतर्गत प्रत्येक लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट को अपनी और अपने परिवार की चल अचल संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करनी होती है। ये 44 के अंतर्गत बताया गया है। थोड़ा सा प्रश्न ये टफ था, लेकिन पब्लिक सर्वेंट में कौन शामिल है? पब्लिक सर्वेंट में जानते हो कौन कौन लोग शामिल होंगे? क्योंकि दानदाताओं की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, है ना, एनजीओ, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्था के कर्मचारी इत्यादि वो लोग शामिल रहेंगे पब्लिक सर्वेंट में। भ्रष्टाचार को नियंत्रित में लाना, पारदर्शिता लाना, अनुचित संपत्ति अर्जित करने वाले पर पहचान करना, सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना, ये धारा 44 बताती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब आप ऑप्शन मिलाइए, पहले का 3 गया है, दूसरे का 4 गया है, ठीक है, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1, और ऑप्शन नंबर देखिए आपका कौन सा आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, सेकंड आ रहा है, सेकंड, है ना, ये आपको जी सर। दर्शाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कहता है अगला पॉइंट हमारे सामने, 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों में किस प्रकार के सुधारक को आधुनिक समाज कार्य का अग्रगामी माना जाता है? ये तो बहुत आसान है भाई, बता दोगे? बता दो। राजा राम। हाँ, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही जवाब। ये बहुत आसान सवाल था, जवाब भी आपका बढ़िया आया है, और ऑप्शन में अगर आपने राजा राम मोहन राय जी का नाम चुनाव किया है तो बहुत ही बेहतर दिया है जवाब। ऑप्शन नंबर आपका पहला, सॉरी यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था, आपने सुना। शिक्षा, महिला शिक्षा और अधिकारों के समर्थन किया था। धार्मिक सुधार की बात किया था। धार्मिक सुधार में आपको पता होगा ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, जरा बताएंगे आप लोग? 1928। 1900 नहीं, 1828। अरे 1828 जी। हाँ, 1828 में भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक समाज कार्य के अग्रगामी के नाम से अगर कोई जाना गया है तो राजा राम मोहन राय जी को नाम जाना गया है। ध्यान सुनिएगा, आधुनिक समाज कार्य का अग्रगामी राजा राम मोहन राय हैं। ये देखिए, कोह के बारे में आपके पास यदि हरियंट की किताब है नई वाली, तो पहला वाले यूनिट में इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, है ना। अब इन्होंने कहा है, कोह ने, कि समाज कार्य की प्राथमिक मूल्य कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में इन्होंने जिक्र किया, प्राथमिक मूल्य। अच्छा, जानते हो ये समाज कार्य के प्राथमिक मूल्य कब बताए थे? 1959 में बताए थे। कब बताए थे? 1959 में बताए थे, ठीक है। कौन कौन से बताए थे ये? तो देखो, एक तो मानवीय योग्यता की गरिमा बताए थे, दूसरा इन्होंने भिन्नता होने पर सहिष्णुता बताया था, तीसरा इन्होंने बताया है बुनियादी मानवीय ज़रूरतों की संतुष्टि, और चौथा इन्होंने आत्मनिर्देशन बताया है, ठीक है। आत्मनिर्देशन, डिसीजन एटीट्यूड मतलब एक निर्णयन अभिवृत्ति है, डी वाला विकल्प। ये कोह के द्वारा उल्लेखित प्राथमिक मूल्य नहीं है, ठीक है भाई। प्राथमिक मूल्य तो आप इनका ट्रिक बना के भी, मानवीय योग्यता और गरिमा, भिन्नता में सहिष्णुता, बुनियादी मानवीय जरूरतों की संतुष्टि और आत्मनिर्देशन, ठीक है, ये इन्होंने बताया। अच्छा, अगर मैं मानवीय योग्यता और गरिमा की बात करता हूँ, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान और गरिमा के योग्य है प्रत्येक व्यक्ति। दूसरी बात अगर करता हूँ कि भिन्नता होने पर भी सहिष्णुता, यानी विविधता को स्वीकार करना और भेदभाव उनके साथ नहीं करना, इसका मतलब ये है। तीसरे की बात अगर मैं करता हूँ, बुनियादी मानवीय ज़रूरतों की संतुष्टि, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। और अगर मैं आत्मनिर्देशन की बात करता हूँ तो व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता देना, ये चीज़ें दर्शाता है। लेकिन केवल जो डिसीजन एटीट्यूड है ये केवल नहीं होगा, बाकी A B C E
पैटर्न शामिल रहेगा। अब ढूंढिए कहीं पर है ABCE, ये तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, फर्स्ट ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल। अब ये फैक्ट नहीं, ये फैक्ट है, कॉन्सेप्चुअल या अवधारणा पर आधारित नहीं है। अब आपको कोह के बारे में पता होना चाहिए, मैंने नोट करवाया है, आप PDF में भी देख सकते हो, मेरे पास PDF भी इसकी है ना, मैंने डाल रखा है आपके ग्रुप में। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनके फैक्ट हैं, इनके द्वारा दिए गए हैं, ये नहीं, वरना UGC बना के भी इस सवाल को दे सकता था, ये फैक्ट उठा के दे दिया उसका। समाज कार्य में परानुभूति से क्या अभिप्राय है या उसका क्या मतलब बनता है ना? ये सवाल है। 4 पॉइंट दिए गए हैं, यानी विकल्प भी आपके सामने मौजूद है, तो जवाब क्या बताना उचित समझेंगे आप, प्लीज बताएं। सर सी। सेवार्थी के साथ समझ, इम्पैथी का नाम सुना है ना, एक सिंपैथी होता है, एक इम्पैथी होता है, यहाँ इम्पैथी शब्द है, केवल बात यही लिखी हुई बस, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं। समाज कार्य के अभ्यास में केवल शब्द लिखा हुआ है परानुभूत, और इसी को पकड़ना है, और इसी का आंसर अगर आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर दे दोगे। इम्पैथी का मतलब है किसी के भाव को स्वयं अनुभव करने जैसा महसूस करना और समझना, यानी सेवार्थी के साथ समझ को दर्शाता है ये, ठीक है। अभी देखो, अब अगर मैं बात करता हूं किसी की स्थिति पर दया या संवेदना महसूस कर रहे हो, तो वो दर्शाता है संवेदना, दया वगैरह महसूस कर रहे हो, जिससे सेवार्थी की वाणी और चेहरे के हाव भाव से संबंधित होता है, ये गलत है। सेवार्थी के मूल्यांकन परक समझ की होना, ये भी गलत है। सेवार्थी का निदानात्मक समझ करना ट्रीटमेंट का, तो ये भी गलत है। तो बेसिकली सेवार्थी के समझ विकसित करना, यानी उसकी भावना, कठिनाई और सोच को उसके दृष्टिकोण से जानना, यह दर्शाता है। निदानात्मक समझ क्या है, केवल विश्लेषणात्मक पहलू बताता है ना ये। और मूल्यांकन परक समझ क्या है, मूल्यांकन परक समझ निर्णयात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और वाणी और चेहरे के भाव से संबंधित क्या है, सतही व्यवहार से जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। परंतु सेवार्थी के साथ समझ में अगर मैं बात करूं तो समानुभूत होता है, परानुभूत होता है, सहानुभूत नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। ऑप्शन तीसरा सही। एक और सवाल देखिए, अलाभकारी संगठनों को अभिशासित करने वाले निम्नलिखित विधानों को नवीनतम से प्राचीनतम की तरफ चलना है। अब देखो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का है, भाई पता होना चाहिए 1860, बोलते रहो। जी सर। ABCD होगा। और कंपनी अधिनियम 2013 है ना, और भारतीय पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1882। जी सर। ओके ओके। और विदेशी अंशदान विनियमन का एक अधिनियम है 2010। यह सवाल कूट लगाइए, एक बार अपने विचार व्यक्त करें, हम देखना भी चाहेंगे कि इसके सही पॉइंट क्या होने चाहिए। BDCA। सर ऑप्शन में नहीं। एक्चुअल में सेकंड वाला। अच्छा जी, चलो BDCA, और आप बता रहे हो बस सेकंड, है ना। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान से सुन लीजिए, ये ट्रस्टों का जो विनियमन है ना, यहाँ एक शब्द थोड़ा सा मॉडिफाई है, इसको आप थोड़ा सा बदल लीजिए। ये जो ट्रस्ट एक्ट है वो 1882 का है, भारतीय पब्लिक ट्रस्ट जो है 1882 का नहीं है, इसको आप हटाइए, इसकी जगह एक और शब्द लिखिए, ये वर्ष हटा के दूसरा वर्ष लिखिए, 1950 का वर्ष लगाइए, 1950 का वर्ष। अब जरा लगा के बताइए कौन सही गया।
अब बताइए जरा, 1950 लगा दिया मैंने, महाराष्ट्र गुजरात में ये सबसे पहले लागू हुआ था। ऑप्शन कौन से जा रहा है अब बताओ? सर वही जा रहा है। वही है, फिर ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फिर वही माना जाएगा, BDCA। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़िए, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, है ना, यह आखिरी सवाल है। कौन सी सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? किसका? सामाजिक विकास की, बताइए। हाँ बताइए। थर्ड सर, सॉरी, कुशल क्षेत्र की बहुआयामी। ओके, या आपको बता दूं, सभी के यहाँ पे अगर हम बात करें, सभी के लिए सामाजिक विकास का विशेषता नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है। चलिए बस सुनते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं पहले पॉइंट पर, सामंजस्यपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास की नीति, यह सामाजिक विकास का है, पहली बात। और उसके बाद कुशल क्षेत्र की बहुआयामी मल्टीपल संकल्पना होगी, तब भी ये चीजें मानी जाएंगी, सामाजिक विकास का पैटर्न है। ठीक है, यहां पे ये दो चीजें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, अब बचा है दो ऑप्शन, एक है कल्याणकारी बहुलतावाद और एक है सभी के लिए समान अवसर। मैं आपसे पहले बात करता हूं वेलफेयर के बारे में, कल्याणकारी बहुलता के बारे में। पूछा गया है कि सामाजिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है। देखो, सोशल पॉलिसी की अवधारणा से संबंधित है, सामाजिक विकास की मूल विशेषता मानी जाती है कल्याणकारी बहुलतावाद। ये इसका अर्थ है सरकार और गैर सरकारी संस्था और निजी क्षेत्र तीनों को शामिल करके कल्याण कार्यों में योगदान देना, यानी सोशल वेलफेयर की विशेषता बताती है, सोशल वेलफेयर की विशेषता बताती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, यानी इसका मतलब यहां पर यह था कि सामाजिक न्याय और समानता सामाजिक विकास का मूल सिद्धांत है, विशेषता नहीं है। ये सभी के लिए समान अवसर जो बात करता है, ये एक प्रकार से सिद्धांत है, ना कि विशेषता है। ऑप्शन में आपका 4 विकल्प सही जाएगा। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए, सभी के लिए जो समान अवसर है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये एक प्रकार का प्रिंसिपल है, विशेषता नहीं है। ठीक है, सामाजिक विकास का लक्ष्य के पैटर्न में ये चीजें बनती है, विशेषता के पैटर्न में नहीं बनती। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये भी सवाल विचारणीय है, इस पर भी ध्यान देने वाली है। बाकी देखो, सामाजिक विकास की विशेषता मैंने पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो सामाजिक विकास की क्या क्या विशेषता हो सकती हैं, उनमें आपको ये पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी पेपर इसी तरीके से कि और चीज़ें समझो। अभी थोड़ा सा ये पेपर ये टफ है, ये जो सवाल आपके दिख रहे हैं ना, ये सारे टफ प्रश्न हैं। इस पेपर को टफ समझना एक, और एक 2019 के पेपर को टफ समझना, है ना। 2019 का पेपर उसको भी सॉल्व करवाऊंगा मैं, 2019 का भी। ठीक है, बाकी आपके सारे पेपर उसके बाद सोशल वर्क में ईजी आएंगे। और ये 2 पेपर आप कंपलसरी आपको सॉल्व करना है सेल्फ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है इसमें, लगभग 80% कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, 80% इनमें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे।